नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। मैं हूं सैयद हुसैन। जनता परिवार के विलय की लय टूटती हुई दिख रही है। जेडीयू और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विलय पर अलग अलग बयान दे रहे हैं। इन बयानों के बाद जनता परिवार का इतिहास याद आ रहा है। डीएनए में आज हम विलय की लय का करेंगे डीएनए टेस्ट, साथ ही नक्सल प्रभावित राज्यों में विकास के प्लान का भी करेंगे डीएनए टेस्ट और बात करेंगे अवैध उत्खनन रोकने के रघु मंत्र की। पटना में जेडीयू और आरजेडी के दो बड़े नेताओं के बयान के बाद जनता परिवार के विलय का मामला सुलझने के बजाय अब उलझता नजर आ रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का कहना है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा विलय की प्रक्रिया बिहार से शुरू होगी। लेकिन आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि विलय एक साथ होना चाहिए, एक एक करके विलय का कोई मतलब नहीं है। विलय पर फंसे पेच का हम डीएनए टेस्ट करें, उसके पहले आपको सुनाते हैं दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान। ये है कि यहाँ चुनाव है, इसलिए एक विचार है कि यहाँ पहले इसको किया जाए। ये सोच रहे हैं लोग, लेकिन क्या पक्का है ये अभी? यानी जो पक्का है तो उसमें कौन चीज़ आगे हो पाएगी, ये पक्की तौर पे मैं नहीं कह सकता। पहले हो जाएगा चुनाव के पहले। नहीं, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये पांच पार्टी का पूछ रहे थे ना, तो ये एक विचार है कि बिहार में चुनाव है, इसलिए यहाँ इस प्रक्रिया को पहले किया जाए और फिर देख। शरद जी क्या बोले, शरद जी के बात को समझने में आपको 100 बरस लगेगा, समझे। अब आप लोग जलालत करते होंगे तो आप बताओ यहाँ मर्जर कैसे हो जाएगा दो पार्टी का भी। अब फिर उन लोगों को फिर ये मर्जर के बाद फिर वो मर्जर, फिर वो मर्जर, ये सब कोई बात नहीं। तो लालू के कुछ बोल, शरद यादव के कुछ बोल। विलय पर शरद यादव और लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि विलय की लय बिगड़ गई है, क्योंकि दोनों के बयान के मायने हैं, क्योंकि दोनों नेता अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लालू यादव और शरद यादव के परस्पर विरोधी बयानों के बाद अब सवाल यह है कि क्या महाविलय पर पेंच फंस गया है, क्योंकि विलय के तरीके पर दोनों पार्टियों में एक राय नहीं दिखी है और बात तारीखों की तो वो भी तय नहीं है। इस पूरे मामले में जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो पुराने दिनों की याद दिला दे रही है, क्योंकि इतिहास गवाह है समाजवादी कभी भी ज्यादा दिन तक साथ नहीं रहे हैं। 1988 में जनता दल बना था और चंद्रशेखर, वीपी सिंह, देवीलाल साथ आए थे। अगले साल 1989 में बीजेपी के सहयोग से देश में सरकार भी बनी, लेकिन कुछ महीने बाद ही देवीलाल से तत्कालीन अध्यक्ष एसआर बोम्मई का विवाद हो गया और देवीलाल चंद्रशेखर ने 54 सांसदों के साथ मिलकर जनता दल को तोड़ दिया। 5 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर ने देवीलाल के साथ मिलकर समाजवादी जनता पार्टी बनाई। इसके बाद कांग्रेस की मदद से चंद्रशेखर पीएम भी बन गए। तब देवेगौड़ा, मुलायम भी चंद्रशेखर के साथ थे। इसके बाद फिर 4 अक्टूबर 1992 को चंद्रशेखर की पार्टी में भी सेंध लग गई। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। 21 जून 1994 को एक बार फिर जनता दल में विभाजन हुआ। पार्टी के 14 सांसद जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में जनता दल से अलग हो गए। 31 अक्टूबर 1994 को जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में समता पार्टी का गठन हुआ। 1996 में जब केंद्र में जनता दल के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, तब अध्यक्ष के सवाल पर लालू और शरद आमने सामने आ गए। 5 जुलाई 1997 को जनता दल में एक और विभाजन देखा गया और लालू के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ। 1997 में बीजेपी से तालमेल को लेकर पार्टी ओडिशा में भी टूट गई। ओडिशा के नेता बीजेपी से तालमेल के पक्ष में थे, लेकिन शरद यादव खेमा राजी नहीं था। नतीजा, पार्टी टूटी और बीजू जनता दल बना। 1997 में ही कर्नाटक में भी पार्टी को झटका लगा। पार्टी के बड़े नेता रामकृष्ण हेगड़े ने लोक शक्ति के नाम से नई पार्टी बना ली। 1998 में समता पार्टी से अलग होकर ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी नई पार्टी INLD का गठन किया। 1991 से 1998 तक चौटाला जनता दल, समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी होते हुए समता पार्टी के दरवाजे तक पहुंचे। 1999 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से तालमेल को लेकर जनता दल फिर दो खेमों में बंट गया। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले नेताओं ने देवगौड़ा के साथ मिलकर जनता दल सेक्युलर नाम से नई पार्टी बना ली। पार्टी तोड़ने के बाद देवगौड़ा असली जनता दल का दावा करते रहे। मामला चुनाव आयोग में गया और फिर आयोग ने चुनाव चिन्ह चक्र को जब्त कर लिया। इसी विवाद के साथ जनता दल खत्म हो गया, न नाम बचा न पार्टी।
शरद यादव की पार्टी का नाम जनता दल यूनाइटेड पड़ा और देवगौड़ा की पार्टी का नाम पड़ गया जनता दल सेक्युलर। 1999 में जनता दल यू और समता पार्टी का विलय हुआ। दोनों दलों के नेताओं ने तीर चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजों के बाद एकता नहीं रही। अध्यक्ष के सवाल पर पार्टी फिर से जनता दल यू और समता पार्टी में बंट गई। साल 2000 में जनता दल यू में एक और विभाजन हो गया। रामविलास पासवान 4 सांसदों के साथ अलग हुए और लोक जनशक्ति पार्टी बन गई। 2004 के चुनाव से पहले एक बार फिर जनता दल यू और समता पार्टी का विलय हो गया। जॉर्ज अध्यक्ष बने, शरद संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष। पार्टी का झंडा समता पार्टी के रंग का, लेकिन निशान जेडीयू का तीर। बाद में उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से अलग होकर रालोसपा का गठन किया। केंद्र में बीजेपी के उभार के बाद जनता परिवार एक बार फिर एक होने को बेताब है, लेकिन लगता है इतिहास अब भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहा। चलिए अब रुख करते हैं झारखंड का। नक्सल प्रभावित राज्यों में कैसे सड़कों का जाल बिछे, इसको लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की साथ बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थानीय ठेकेदारों को सड़क बनाने का ठेका दिया जाएगा। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की मदद ली जाएगी। गृह मंत्रालय और परिवहन विभाग एक वेबसाइट बनाएगी। वेबसाइट में सड़कों की जानकारी होगी। डीआरडीओ और प्री कॉस्ट टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट से सलाह ली जाएगी। इस बैठक में नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। बैठक में नक्सल बड़ा मुद्दा रहा। बैठक के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने और नक्सल के खात्मे के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान पर जोर दिया गया। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के जनप्रतिनिधि और कई मंत्री भी शामिल हुए। सड़कों का जाल बिछाकर नक्सलवाद का खात्मा किया जा सकता है, क्योंकि अगर सड़कों का जाल बिछ जाएगा तो इलाके में विकास की रोशनी खुद ब खुद पहुंच जाएगी। एनडीए से लेकर यूपीए की सरकार कहती रही है कि विकास से नक्सलवाद को खात्मा किया जा सकता है। विकास के लिए सड़कों के जाल का होना जरूरी है, क्योंकि सड़कों के बारे में कहा जाता है कि जहां सड़कें पहुंच जाती हैं वहां विकास पहुंच जाता है। शायद यही वजह है कि नक्सली सड़क निर्माण के विरोधी रहे हैं और अपने प्रभुत्व वाले इलाके में सड़क निर्माण नहीं होने देते हैं। इन सब को देखते हुए नक्सल प्रभावित राज्यों में सड़कों का जाल बिछाने का फैसला स्वागत योग्य फैसला कहा जा सकता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं और ब्रेक के बाद हम डीएनए करेंगे उत्खनन का। खनिज संपदा की अधिकता झारखंड के लिए वरदान से ज्यादा अभिशाप साबित हुई है। जिस संपदा की बदौलत इस देश का नंबर 1 राज्य बनाने की कोशिश होनी थी, वो काली कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन गई है। लेकिन झारखंड की रघुवर दास सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने अवैध खनन रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में खनिज संपदाओं का अवैध उत्खनन हुआ तो संबंधित जिले के डीसी और एसपी जिम्मेवार होंगे। तत्काल रोकने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अवैध उत्खनन राज्य के प्रति विश्वासघात माना जाएगा। इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी जिले में कोयले और लौह अयस्क सहित अन्य किसी भी खनिज संपदा के अवैध उत्खनन अथवा व्यापार की सूचना प्राप्त होती है तो उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को सीधे तौर पर जिम्मेवार मानते हुए सरकार उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। अगर उनके अवैध उत्खनन में संलिप्तता उजागर होती है तो जांच कराकर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। झारखंड में अवैध उत्खनन की वजह से हर साल अरबों रुपए का नुकसान होता है। इस कारोबार में कई सफेदपोश लोग लगे हुए हैं जिनका पुलिस और प्रशासन का परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से समर्थन मिला हुआ है, क्योंकि सिस्टम में लगे भ्रष्टाचार के दीमक के बिना इस राज्य के खनिज संपदाओं की लूट संभव नहीं है। आइए देखते हैं कोयला नगरी धनबाद में कैसे कोयले की अवैध तस्करी होती है। देश की कोयला राजधानी कहे जाने वाला शहर धनबाद में कोयले का गोरख धंधा वर्षों से बदस्तूर जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के एक कोयलेरी साइडिंग पर, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से दिन के उजाले में लोग कोयले के साइडिंग से कोयले की चुनाई करते हैं और इसको यहां से कोयला चोरी करते हैं
और इसके बाद इस कोयले को धीरे धीरे अपने टोकरियों में भरकर किसी अन्यत्र स्थान पर ले जाते हैं और फिर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर इसे ट्रकों में भरते हैं और वहां से कोयले का जो है वो उठाव करते हैं और कोयले की तस्करी करते हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक धनबाद शहर में प्रत्येक दिन रोजाना 20 से 30 करोड़ की राजस्व की हानि होती है और 20 से 23 करोड़ की कोयला की तस्करी की जाती है, जो तकरीबन 2500 टन के आसपास है। इससे आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक मंथ और प्रत्येक साल कोयले की कितने की तस्करी होती होगी। हालांकि नवनिर्वाचित झारखंड के सीएम रघुवर दास ने यह साफ कर दिया है कि अब यदि जिले में किसी भी जगह पर कोयले की तस्करी होती है तो इसकी जवाबदेही जिला के डीसी और एसपी पर होगी और साथ ही साथ उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। तो दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, अवैध उत्खनन बदस्तूर जारी रहता है। झारखंड में 72 अरब टन कोयले का भंडार है जो देश का 25% है। कोकिंग कोल का 90% हिस्सा यहाँ। 12 करोड़ टन बॉक्साइट अकेले झारखंड में है। 375 अरब टन लौह अयस्क का भंडार झारखंड में ही है। यह देश में उपलब्ध कुल भंडार का 1/3 हिस्सा है। सारंडा से प्रतिदिन करीब 19 मिलियन टन लौह अयस्क का अवैध उत्खनन होता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इससे 3 गुना अवैध उत्खनन किया जा रहा है। कोयले के अवैध खनन से संबंधित एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 30 लाख टन कोयला साइकिलों पर ढोकर खनन माफिया पार कर देते हैं। सिर्फ धनबाद में लगभग 2500 टन कोयला प्रतिदिन कोल माफिया पार कर देते हैं, जिससे प्रतिदिन लगभग 20 करोड़ का नुकसान होता है। देश भर के आंकड़ों की बात करें तो कोयला उत्पादन करने वाले 17 राज्यों में पिछले 5 साल के दौरान अवैध खनन के 1,82,000 मामले दर्ज किए गए हैं। ज्यादातर मामले बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के हैं। झारखंड में अवैध कोयले के कारोबार की जड़ें कितनी गहरी हैं, यह कुछ आंकड़ों को देखकर साफ हो जाता है। राज्य में हर साल तकरीबन 3 अरब रुपए की काली कमाई होती है। हर साल करीब 13,68,000 टन कोयले का अवैध धंधा होता है। सिर्फ साइकिल वालों से हर साल 5.5 करोड़ रुपए की रिश्वत वसूली जा रही है। इस धंधे में कोयला काटने और ढोने वाले लोग सबसे ज्यादा शोषित हैं, जिन्हें गरीबी और बेकारी इस काली दुनिया में खींच लाती है। आपके लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि कैसे अवैध उत्खनन होता है। झारखंड में मुख्यतः 2 तरीके से कोयले की तस्करी होती है। पहला तरीके को डिस्को तस्करी कहते हैं, जिसमें सुदूरवर्ती इलाकों से कोयला निकालकर बाहर बेचा जाता है। इसमें नक्सली, पुलिस और वन विभाग की सहभागिता भी होती है। कोयला तस्करी का दूसरा और प्रचलित तरीका बेहद खास है। दूसरे तरीके में कोयला उत्पादक इलाकों में जो हार्ड कोक फैक्ट्रियां हैं, उन्हें कूड़े के मोल में कोयला उपलब्ध कराया जाता है ताकि उसे सॉफ्ट कोक बनाकर आम लोगों को बेचा जाए। रिजेक्ट माल कहकर और फर्जी परमिट बनाकर फैक्ट्रियों के मालिक इसे सीधे बाहर की मंडी में बेच देते हैं। इस अवैध कारोबार के एवज में प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से कोल कंपनियों, वन विभाग और पुलिस का हिस्सा तय होता है। अब सवाल है कि कैसे रुकेगा अवैध उत्खनन। उसके लिए बेशक रघुवर सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हों, लेकिन उसके अलावा कुछ और जरूरी कदम है जिसे उठाना होगा। कोल कंपनियां कोयला खरीदें ताकि अवैध खनन को वैध बनाया जा सके। केंद्र एवं राज्य सरकार और कोल कंपनियां संयुक्त रूप से खदान क्षेत्र के 5-10 किलोमीटर की परिधि में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रम चलाएं। उद्योगों, घरों, दुकानों, होटलों और ढाबों में अवैध कोयले के उपयोग पर कड़ाई से पाबंदी लगे। उड़न दस्ते का गठन किया जाए, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए जाए, सरकारी नियम का सख्ती से पालन निकाला जाए, खनिज निकालकर वहां भराई नहीं कराने वालों से अर्थदंड वसूला जाए। तो इस तरीके से है कि इसको रोका जा सकता है, अवैध उत्खनन रोका जा सकता है। लेकिन देखना है कि रघुवर दास ने कुछ रघुमंत्र दिए हैं, वो कितना काम आता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। दबंग, बाहुबली और रॉबिन हुड जैसे तमाम संज्ञाओं से नवाजे जा चुके पूर्व सांसद आनंद मोहन का एक नया अवतार देखने को मिल रहा है। जी हां, सहरसा मंडल कारा में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आनंद मोहन ने जेल की काल कोठरी में रहकर जो रचना की है वो सीबीएसई पाठ्यक्रम में शामिल हो चुकी है, जिसे 8वीं के छात्र पढ़ेंगे। आनंद मोहन की इस उपलब्धि से न सिर्फ जेल प्रशासन गौरवान्वित हो रहा है, बल्कि उनको जानने वाले लोग भी बेहद खुश हैं।
सीबीएसई की 8वीं क्लास की नई किताब मधुरिका हिंदी पाठमाला है ये किताब 8वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाई जाने वाली है। लेकिन इस किताब में एक चैप्टर है और इस चैप्टर के लेखक हैं बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वही आनंद मोहन जो गोपालगंज के पूर्व जिला अधिकारी की हत्या के आरोप में जेल में सजा काट रहे हैं। हत्या के आरोप में आनंद मोहन फिलहाल सहरसा के मंडल कारा में उम्र कैद गुजार रहे हैं। लेकिन आनंद मोहन का लिखा चैप्टर सीबीएसई की किताब में शामिल होने पर सहरसा जेल अधीक्षक भी खुश दिखाई दे रहे हैं। कोई भी आदमी अगर रचनात्मक कार्य करता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें उसने पहले क्या किया, क्या बाद में करेगा, लेकिन अभी जो कर रहे हैं ये जेल के लिए एक अच्छी खबर है। आनंद मोहन के प्रशंसक जो उनकी छिपी प्रतिभा को पहले से जानने का दावा करते हैं, उनके चेहरे पर भी खुशी देखी जा रही है। उस समय से उनको जिस रूप में देख रहा था, उनके प्रति मेरे लिए उच्च भावना थी और उनमें मैं बहुत संभावनाएं देख रहा था। राजनीतिक उत्कर्ष को प्राप्त करना, साथ ही साथ साहित्यिक क्षेत्र में भी अपनी एक पैठ जमाना मुझे परिलक्षित हो रहा था। प्रारंभ से मैं आनंद मोहन की इस रचना और भी मैंने उनकी कविताओं को भी पढ़ा, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ और मैं साधुवाद देता हूँ कि वह जहाँ कहीं रहे, बाहर या भीतर, अपनी इस रचनाशीलता को बनाए रखें। आनंद मोहन ने सीबीएसई की किताब में पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के बारे में लिखा है। दशरथ मांझी की खूबियों को बखूबी शब्दों में पिरोया है। साहित्य से अपने जुड़ाव के बारे में आनंद मोहन का कहना है कि राजनीति से साहित्य के अलग होने से राजनीति निष्ठुर हो गई है। देखिए, जो हमारे प्रतिद्वंदी होंगे, जिस भी कारण से, बिहार का बच्चा जानता है कि मैं जिस मामले में सजा काट रहा हूँ उसमें निर्दोष हूँ। बच्चा अवगत, हमारे विरोधी भी अवगत, फिर भी राजनीतिक साजिश के तहत मैं आज जेल में हूँ और मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने भी सोचा होगा कि इसको एक अभिशाप के तौर पर कि सजा करके अभिशप्त कर दिया आनंद मोहन को, तो इस अभिशाप को हमने वरदान बनाने की कोशिश की है, छोटी सी, और निर्गुण में सगुण तलाशने की ये हमारी कोशिश है, ये हमारा प्रयास है। बहरहाल जो भी हो, सजा काट रहे आनंद मोहन की लिखी सामग्री सीबीएसई की किताब में शामिल होना अपने आप में एक बड़ी बात है। ये आनंद मोहन के अंदर के एक लेखक की झलक भी प्रस्तुत करती है और उनकी ये झलक अब सीबीएसई के बच्चे भी किताबों में देख सकेंगे। मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। तो पुरवैया डीएनए में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।